हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स बिगिन विद द क्लास एसिड एंड बेसिस। और उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं ब्रीफली सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाऊंगी। इस पीडीएफ में सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने सब डिवाइड करके रखा हुआ है एंड देन लास्ट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आंसर्स हैं, तो वहाँ से आप ऐसे देख सकते हो। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डोनेट प्रोटॉन्स, H प्लस आयंस को डोनेट करते हैं जब भी हम डिसॉल्व करते हैं इनको वाटर में। और इनका सोर टेस्ट होता है, कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये आपको पता होना चाहिए। और उनका पीएच जो होता है वो 7 से लेस होता है। पीएच स्केल में जो 7 होता है दैट इज न्यूट्रल, और उससे लेस जितना भी होता है वो एसिड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है? एसिड जनरली सोर टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा हो गया? सिट्रिक एसिड हो गया, उसका फॉर्मूला आप मुझे बताइए। एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH। विनेगर को ही हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड भी होता है, वो एंड्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि एसिड्स में प्रोटॉन्स होते हैं H प्लस आयन, जो इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करते हैं। आयनाइज करते हैं तो प्रोड्यूस H प्लस आयंस। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर डिसोसिएट्स H प्लस आयंस एंड Cl आयंस। तो H प्लस जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। देन रिएक्टिविटी मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ में? क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में। जैसे कि 2 हाइड्रोजन क्लोराइड को जिंक से आप जब HCl को जिंक से रिएक्टेंट के साइड में रिएक्ट कराते हो तो ZnCl2 मिलता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीजेस। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एसिड न्यूट्रलाइजेस बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज करके वाटर फॉर्म करते हैं वो। जब रिएक्शंस होती हैं एसिड्स की, वो क्या क्या इन्वॉल्व करती हैं? अभी हमने देखा कि जब मेटल से हम रिएक्ट कराते हैं किसी भी एसिड को तो क्या प्रोड्यूस होता है कि न्यूट्रलाइज करके वाटर तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं। इसके अलावा क्या प्रोड्यूस होता है देखो आप। रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स विद एसिड्स। व्हेन अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एन एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन वाटर। जैसे कि आप वो सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस याद रखिए। जब भी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होता है एसिड्स के साथ में तो वो क्या क्या रिलीज करता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे HCl को आप जब कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हो HCl के साथ में तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप ये याद रखो, एक आप कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहे हो, एक आप बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करा रहे हो। बाइकार्बोनेट्स को ही हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बोलते हैं। तो क्या प्रोड्यूस होता है? तब भी आपका सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसे NaHCO3। बाइकार्बोनेट को आप कैसे याद रखोगे? जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है उसे हम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बोलते हैं, ठीक है। उसको HCl से रिएक्ट कराया आपने, सॉल्ट, वाटर एंड CO2 निकला, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हुआ है? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखो, पूछा जाता है। पीसीएस वगैरह एग्जाम्स में तो पूछते हैं, तो इसमें भी पूछ सकते हैं। जब उसको रिएक्ट कराते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो वो NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को प्रोड्यूस करता है। अब जब हम रिएक्शंस कराते हैं एसिड मेटल ऑक्साइड्स और एसिड्स का, तब क्या होता है? जब हम मेटल ऑक्साइड सपोज करो आपने MgO लिया है यहाँ पे, उसको HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और वाटर निकलता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्शन होता है तब बनता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर रिलीज होता है। आपने बेसिक ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्शन कराया है, सेम H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो वाटर निकलेगा, CuSO4 डिस्प्लेस कर देगा। ZnO को आप रिएक्ट कराते हो HNO3 के साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो जिंक नाइट्रेट बनता है, जिंक ऑक्साइड प्लस HNO3 निकल जाता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड को HNO3 को जब आप रिएक्ट कराते हो तो वाटर वाटर हर बेसिक ऑक्साइड से जब आप रिएक्ट कर रहे हो तो वाटर निकल ही रहा है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज एंड द डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल्स कैसे हैं? टेस्ट, एसिड्स जनरली हैव अ सोर टेस्ट। आपको ये पता है एसिड्स जनरली किस तरीके का टेस्ट करते हैं? सोर का। सिट्रिक एसिड लेमन में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कराते हैं एसिड क्योंकि उसमें H प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं जो आयनाइज होकर प्रोड्यूस, मतलब जो भी आयनाइज होता है आपके सोल्यूशन में उसमें H प्लस आयंस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। HCl इन वाटर डिसोसिएट होता है तो H प्लस आयंस और क्लोराइड निकालता है, और जब रिएक्ट कराते हैं मेटल्स के साथ में तो ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेम ये रिएक्शंस हमने ऊपर देख ली हैं, उसमें कुछ भी सेम वही रिएक्शंस को मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है इन बॉक्स फॉर्मेट। अब टाइप्स कौन कौन से टाइप के एसिड होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली क्या करता है? ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर में। जिसके एग्जांपल्स क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल HCl, H2SO4 एंड HNO3। एक्वा रेजिया में भी हम HNO3 का यूज करते हैं।
ठीक है, एक्वारेजिया में हम गोल्ड को डिसॉल्व करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस रेशियो में करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। वीक एसिड्स क्या होते हैं, पार्शियली आयनाइज़ करते हैं, मतलब पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, जैसे कि वीक एसिड हो गया आपका एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स, ये जनरल एग्ज़ाम्पल्स हैं। इनके यूज़ेस क्या हैं, एचसीएल जो है स्टमक में होता है, जो हमारे खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है, क्लीनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब चीज़ में हम एचसीएल का यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज़ करते हैं कार की बैटरीज़ में, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जनरली सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम NaCnO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं एक्वारेजिया के लिए, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर होता है, ये तो आपको पता है, फूड प्रिजर्वेटिव और केमिकल सिंथेसिस कराते हैं। अब इसके आप जनरल सोर्सेज़ हैं, वो देख लीजिए। विनेगर का एसिटिक एसिड हो गया, इसी से टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैच द फॉलोइंग व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इस तरीके का होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, एंड फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड एक ही होता है, तो आप ये याद रखिएगा। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये क्वेश्चन बनता है, ये प्लीज़ याद रखिएगा, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। नेटल सिंग में मेथनोइक या फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। सोर कर्ड में तो लैक्टिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। जितने भी आपके जूसेस होते हैं जो सिट्रस टेस्ट में होते हैं, उनमें जनरली सिट्रिक एसिड ही होता है, ठीक है। नाउ कम टू बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। उसमें क्या था, डोनेट कर रहे थे, इसमें एक्सेप्ट करते हैं और रिलीज करते हैं OH प्लस OH नेगेटिव आयंस को, जब डिसॉल्व करते हैं हम वाटर में। इनका बिटर टेस्ट होता है, स्लिपरी फील करते हैं, एंड कैन टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू एंड हैव पीएच ग्रेटर देन 7। 7 न्यूट्रल होता है, इससे बाहर वाले मतलब 14 तक जो भी होते हैं वो बेसिस होते हैं आपके। प्रॉपर्टीज क्या होती है इनका, टेस्ट एंड टेक्सचर कैसा होता है, बेटर होता है, स्लिपरी होता है, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं कि हाँ कोई सॉल्यूशन में, क्योंकि ये डिसोसिएट करते हैं OH नेगेटिव आयंस को, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। जितने भी आयंस फ्री स्टेट में होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। NaOH को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो सोडियम प्लस OH नेगेटिव आयंस वाटर में डिसोसिएट होता है, OH से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, रिएक्टिविटी विद एसिड्स। जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में तो ये न्यूट्रलाइजेशन, जैसे सेम हमने उसका एसिड बेस का रिएक्शन किया था तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ था, यहाँ पे भी सेम वही है, एसिड बेस का रिएक्शन करा रहे हो तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। उसमें सॉल्ट एंड वाटर आपको प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर न्यूट्रलाइजेशन में वाटर जनरली प्रोड्यूस होता है और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। रिएक्शंस जब हम फैट्स और ऑयल्स के साथ कराते हैं इसे हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। इसी में हम सोप्स और इन सब की सेपोनिफिकेशन का ही पूरे प्रोसेस से हम सोप्स वगैरह को कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल लेयर्स बनती चली जाती हैं। Bases reacts with fats and oils to produce soap and glycerine या ग्लिसरॉल। जैसे ट्राइग्लिसराइड्स को आप NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो तो सोप प्लस ग्लिसरॉल बनता है। प्रॉपर्टीज और उसके एग्जांपल सेम वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन बिकॉज दे डिसोसिएट्स OH नेगेटिव आयंस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, जैसे Na प्लस OH आयंस रिलीज होता है, टेस्ट में बेटर होते हैं, स्लिपरी टेक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फील्स स्लिपरी, ठीक है। रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन में आपके सॉल्ट एंड वाटर निकलता है। सॉल्ट आपका कोई भी होगा जिससे भी आपका रिएक्शन हो रहा होगा, मेटल्स नॉन मेटल्स का। फिर रिएक्शन विद फैट्स एंड ऑयल्स के साथ में क्या होता है, सोप एंड ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होता है, उसी को हम सैपोनिफिकेशन बोल देते हैं। टाइप्स कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर देते हैं, NaOH एंड KOH स्ट्रॉन्ग बेस में कंसिडर किया जाता है। वीक बेसिस आपके कौन से होते हैं, जो पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। बेकिंग सोडा का एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसी को हमने ऊपर क्या बोला था अभी वो भी बताइए मुझे। एक्ट्स बेसिक इन सम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, NaOH का एग्जाम्पल कहाँ यूज होता है। एग्जाम्पल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कोट करने में हेल्प करता है, तो आप ये सब याद करके जाइएगा। NaOH आपका सोप मेकिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ड्रेन क्लीनिंग में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बैटरीज में, फर्टिलाइजर में, कॉस्मेटिक्स में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके हाउस होल्ड क्लीनर्स, फर्टिलाइजर्स एंड टेक्सटाइल में यूज होता है। अब ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में क्या है, सोपनट या रीठा को हम क्या बोलते हैं, सैपोनिनोज में कौन सा बेस होता है, सैपोनिन्स होते हैं, ठीक है। एशेज या वुड में आपके जनरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये आपको याद नहीं होगा, ये याद कर लीजिएगा। अमोनिया या यूरिन में आपके अमोनियम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 100 टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चंस, मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, ये याद रखिएगा। बेकिंग सोडा में आपके सोडियम कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा बोलते हैं। प्लांट ऐश में आपका पोटेशियम कार्बोनेट होता है। नाउ कम टू सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की डेफिनेशन क्या है, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। They consist of positively charged ion that is cations and negatively charged ion that is anions. जब एसिड बेस का रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है, ये हमने ऊपर भी देख लिया है, दोनों पार्ट में, बेस में भी एसिड में भी। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये कैसा टेस्ट करता है, जनरली सॉल्टी होता है, तो आपको सॉल्ट का टेस्ट पता होगा। NaCl बेसिक एग्जांपल, बेसिक
फॉर्मेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं, हाँ जी, क्योंकि जब कैसे करते हैं, जब ये डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्मेट में, बिकॉज दे डिसोसिएट्स आयंस, जैसे कि आपके सोडियम क्लोराइड हो गया, जैसे सोडियम निकल गया एंड क्लोराइड्स निकल गया तो ये आयंस डिसोसिएट हो गए और यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। सॉल्युबिलिटी इनकी कैसी होती है, ये वेरी करती है, हाईली सॉल्युबल होते हैं ये वाटर में एंड अदर्स में ये इनसॉल्युबल भी होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड हाईली सॉल्युबल कहाँ होगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में इसका रिएक्शन कराएंगे, वो सॉरी सोडियम क्लोराइड जो है वो हाईली सॉल्युबल है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब पार्शियली सॉल्युबल है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। आपने देखा होगा व्हाइट कलर के क्रिस्टल टाइप के बच जाते हैं। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, सॉल्ट जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्ट्स का जनरली हाई होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स। आप जितना हीट करते हो उतने हीट काफी टाइम तक आपको हीट करना पड़ता है तब वो ब्रेक होता है। ठीक है, वाटर जनरली जल्दी ब्रेक, विदाउट एनी सॉल्ट कोई भी एलिमेंट जो होता है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, बट विद सॉल्ट टाइम लगता है। सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स एट 801 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स कितने 14-13 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स कैसे होते हैं, इनकी रिएक्शन देख लीजिए। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं, बेसिक चीज है। हाइड्रोक्लोराइक एसिड को जब आप रिएक्ट कराते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो वो डिसोसिएट कर देता है, इन दोनों का रिएक्शन हो जाता है तो आपका NaCl फॉर्म होता है एंड वाटर निकल जाता है। जब आप एसिड्स की रिएक्ट कराते हो मेटल्स के साथ में, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ में होता है तो जब देखो एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड को आप रिएक्ट कराओ जिंक के साथ में तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये देखिए। सिमिलरली जब आप मेटल्स को ऑक्साइड को एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हो तब क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे। सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो वाटर निकलेगा, लेकिन मेटल ऑक्साइड के साथ सॉरी सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन निकलेगी, लेकिन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो आपका वाटर बनेगा। ऑक्साइड से याद रखिएगा एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आप रिएक्ट कराते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और वाटर डिसोसिएट होकर निकल आता है। सिमिलरली विद एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं हम कार्बोनेट्स के साथ में तो एसिड प्लस कार्बोनेट को जब रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। देखो कार्बोनेट में आपका CaCO3 होगा तो जितने या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CO3 का कोई भी कंपोनेंट हो गया तो उसमें ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा CO प्रेजेंट है। ऐसे ही ऑक्साइड में एक एक्स्ट्रा OH आयंस प्रेजेंट है तो इसीलिए ये वाटर फॉर्म कर रहा है और इसीलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। हाइड्रोक्लोराइड एसिड को जब आप रिएक्ट कराते हो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। बेसिक डेफिनेशन से आपको याद होने चाहिए। NaCl, CaCO3 एंड पोटेशियम नाइट्रेट इसके एग्जांपल्स हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग या किस में ये हेल्प करते हैं, इनके एप्लीकेशन पार्ट क्या है ये आप देख लो। जैसे कि NaCl तो आपको पता है फूड में यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड में यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में यूज़ होता है। लेकिन आपका कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ यूज़ होता है? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, डाइटरी सप्लीमेंट में, न्यूट्रलाइजिंग एसिड्स में, सॉइल्स में। न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जितनी भी एसिडिक सॉइल्स होते हैं, उनको हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट आपका कहाँ यूज़ होता है? फर्टिलाइज़र में, फूड प्रिजर्वेटिव्स में, गन पाउडर का फ़ॉर्मूला क्या होता है, वो आप लिख के बताओ। उनके प्रोडक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड ये देख लीजिए NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaCO CaOCl2 इसका फ़ॉर्मूला प्लीज़ याद रखिएगा CaOCl2। क्लोरीन गैस जब रिएक्ट कराती है ड्राई स्लेक लाइम के साथ में, तब हम CaOCl2 बना पाते हैं और ये कहाँ यूज़ होता है? ब्लीचिंग कॉटन, लिनेन, पेपर, क्लोथ्स, वाटर और डिसइंफेक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी में भी यूज़ कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड को हम कैसे कराते हैं? जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं ब्राइन का, जैसे क्लोर अल्काइल प्रोसेस इसे बोलते हैं। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि ब्राइन मतलब जो प्रोसेस होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है या उसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, तो यही वाला सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इसका यूजेस कहाँ है? सोप प्रोडक्शन में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में, फूड इंडस्ट्री में। सिमिलरली बेकिंग सोडा का क्या है? रिएक्ट कराते हैं जब हम सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो अब बेकिंग पाउडर हो गया, एंटा एसिड हो गया, कहाँ पे इसका यूजेस है ये देख लीजिए। एंटा एसिड जैसे भी काम करता है बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर मत डालिएगा। एंटा एसिड के साथ बेकिंग सोडा काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर में काम करता है, क्लीनिंग एजेंट में भी काम करता है। वॉशिंग सोडा क्या एग्जाम्पल क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O, 10H2O डिसोसिएट होते हैं तो हीटिंग बेकिंग सोडा एंड रिक्रिस्टलाइजिंग सोडियम कार्बोनेट तब ये फॉर्म होता है। ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में, वाटर सॉफ्टनिंग में, हाउस होल्ड क्लीनिंग में कहीं पे भी वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। इसे डी डीकेहाइड्रेट भी बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट, ठीक है।
अब बिहेवियर कैसे होते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के वाटर में, ये भी आप देख लो। एसिड जब वाटर में होता है तो H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे डिसोसिएट होकर आप देख सकते हो H प्लस प्लस क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। बेसिस जब रिएक्ट करते हैं वाटर में तो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। सॉल्ट्स जब वाटर में रिएक्ट करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन में। कैटायन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल को हम मेजर करते हैं जनरली एसिडिटी और बेसिडिटी के लिए। 0 टू 14 उसकी पीएच स्केल की वैल्यू होती है। पीएच में जो 7 से इधर होंगे वो एसिडिक होते हैं, 7 के उधर होंगे वो सारे के सारे बेसिक होते हैं और उनको ही हम एल्कलाइन भी बोलते हैं, और न्यूट्रल पे 7 होता है। फिगर आपने ऑलरेडी देखा होगा टेबल का, वो यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था। तो आप यहाँ पे फिगर देख लेना, यहाँ पे 0 दैट इज़ योर न्यूट्रल सॉल्यूशन, 7 होता है, 7 के इधर बेसिस होते हैं, 7 के इधर एसिडिक होते हैं। कॉमन इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो लिटमस पेपर होता है आपका, रेड इन एसिड होता है, ब्लू इन बेस होता है। ये याद रखिएगा कि एसिड जो होता है वो डेंजर होता है, डेंजर मतलब रेड कलर, ठीक है? ब्लू इन बेस होता है। फेनोप्थलीन जो आपका होता है वो कलरलेस होता है एसिड में, पिंक होता है बेस में, ये भी याद रखिएगा। और जो आपको मिथाइल ऑरेंज होता है वो रेड होता है एसिड में, येलो होता है इन बेस। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, आपके एमसीक्यूज में बन जाते हैं कभी-कभी क्वेश्चंस। अब इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का इन एवरीडे लाइफ? पीएच का मतलब क्या होता है कि हम उसको मेजर करते हैं एसिडिटी या बेसिडिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, उसका पीएच होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल करंट एप्लीकेशन इसका कितना है, जितना डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादातर पीएच स्केल का यूज़ कर रही हैं चेक करने के लिए कि वेदर द प्रोडक्ट दे आर मेकिंग, जो भी उनका मिल्क वगैरह जो वो प्रोसेस करके बना रही हैं, तो उन प्रोसेस में कितनी एसिडिटी और कितना बेसिक बेसिक सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है? उसको चेक करने के लिए पीएच का करंटली डेयरी इंडस्ट्री में बहुत यूज़ हो रहा है। It is a crucial factor in many aspects in everyday life, influencing the biological process, environmental conditions, and various industrial applications. Some of the important aspects in everyday life, जैसे कि biology में कहाँ यूज होता है, ह्यूमन बॉडी में different parts of human body are tightly regulated. For example, हमारा ब्लड का जो pH है 7.4 है, questions asked many times. Even slightly deviations can be harmful. The stomach has acidity, जो है स्टमक में पीएच होता है वो 1.5 टू 3.5 वेरी करता है। HCl जनरली नेसेसरी फॉर डाइजेशन एंड व्हाइल द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स स्लाइटली बेसिक पीएच टू फंक्शन प्रॉपर्ली। वेयरएज़ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में क्या होता है, जब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह जो एक्ट करते हैं ऑपरेट ऑप्टिमली एट अ स्पेसिफिक पीएच लेवल, जैसे कि पेप्सिन हो गया, स्टमक में एंजाइम होता है वो वर्क करता है एसिडिक कंडीशंस में, लेकिन ट्रिप्सिन जो होता है, पेप्सिन जो होता है वो बेस एसिडिक कंडीशन में वर्क करता है, लेकिन जो ट्रिप्सिन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, बेस की तरफ ज़्यादा है। तो याद रखिएगा ट्रिप्सिन इज़ मोर बेसिक एंड पेप्सिन इज़ मोर एसिडिक। एग्रीकल्चर में देखिए सॉइल में पीएच जो होता है उस वो अफेक्ट करता है प्लांट की ग्रोथ को। तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि पीएच उनका 6 टू 7 के बीच में हो, मतलब नियरली एसिडिक और वेरी स्ट्रांगली बेसिक, ठीक है। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक एंड टू बेसिक इट कैन लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड नेगेटिव इंपैक्ट इन क्रॉप यील्ड। एज इट इज आप लिख के आ सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा एसिडिक नहीं हो सकता, ज़्यादा बेसिक नहीं होता। दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आपको एनालिटिकली आंसर्स कैसे लिखने हैं, दीज आर द लाइन्स, आप उनको देखिए, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस में कैसे यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेशन में एसिडिक कंडीशन में इनहिबिट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ। जैसे विनेगर हम डाल देते हैं पिकल बनाने के टाइम पे, या फिर आप कोई भी सामान को जब एसिड में स्टोर करके रखते हो तो बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे नहीं होती है। टेस्ट एंड कुकिंग में कैसे अफेक्ट करता है, पीएच जो होता है वो टेक्सचर एंड फ्लेवर भी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपका डो है, जो आपने आटा गूंदा है, वो बहुत ज़्यादा फर्मेंट हो जाता है या फूल जाता है, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें एसिडिटी आ जाती है, कॉफ़ी की बिटरनेस बढ़ जाती है। तो ये सब इंडिकेट करने के लिए हम पीएच का यूज़ करते हैं इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़। वाटर सप्लाई में या वाटर क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, जब सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा तो उसका पीएच नियरली 6.5 टू 8.5 होगा। कैसे आप ये चेक कर सकते हो, आपने घर में आरओ प्लांट लगा के रखा होगा, मोस्टली सबके घर में होगा, तो उसमें आप इसको चेक कर सकते हो कि आपकी जो वाटर की वैल्यू है, पीएच वैल्यू, वो कितनी आ रही है। It indicates that the water is contaminated and can be corrosive or plumbing and fluctuates फिक्चर्स, ठीक है। ये ड्रिंकिंग वाटर में देख सकते हो। एक्वेटिक लाइफ में कैसे चेक करते हैं कि उसका पीएच जनरली 6.5 टू 9 होता है, ना कि टू एसिडिक, ना ही टू मतलब वेरी स्ट्रांगली बेसिक भी नहीं होता है। एसिड रेन लोअर्स द पीएच एंड हार्म्स द इकोसिस्टम। एसिड रेन में क्या होता है कि जितने हार्मफुल एसिड रेन में, सबसे पहले बताइए कि क्या क्या कंपोनेंट होता है, कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो जनरली जब भी बारिश होती है तो वो हार्म करता है इकोसिस्टम की एक्वेटिक लाइफ को, क्योंकि वो उसका पीएच गिरा देता है।
ठीक है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में जैसे स्किन केयर में जनरली पीएच 5.5 होना चाहिए एंड प्रोड्यूसर्स विद सिमिलर पीएच मेंटेन बैरियर। हेयर में तो जनरली टिपिकली 4 to 7 होता है, मोर एसिडिक लाइन पे होते हैं शैम्पूज एंड कंडीशनर्स। लेकिन अगर आप उनका पीएच, जब भी आप किसी बॉटल को परचेज करो, अभी ये सब चीज़ें ध्यान रखो, जो पीएच है, पीएच लिखा होता है उसके डिस्क्रिप्शन में, वो देखो वेरी हाईली एसिडिक है तो आपके स्किन के लिए हाँ हार्मफुल भी है वो चीज़, तो डोंट बाय इट। इंडस्ट्रीज एंड एनवायरनमेंट में कैसे है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डाइज, प्लास्टिक्स एंड रिक्वायर प्रिसाइज पीएच कंट्रोल टू इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी। एनवायरमेंट मॉनिटरिंग में भी सिमिलरली ऐसे, जैसे एनवायरमेंट के सैंपल ले लेते हैं, सॉइल, वाटर का, एयर का, और उसको हम एसेस करते हैं पीएच से चेक करके। हाउस होल्ड क्लीनिंग में भी एसिडिक क्लीनर्स जितने होते हैं वो रिमूव कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिपॉजिट होता है, मिनरल्स होते हैं उनको। बेसिक क्लीनर्स क्या करते हैं, ग्रीस या ऑयल को रिमूव करते हैं। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी आप किसी भी एसिड को और या बेस को रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, NaOH एंड HCl को आपने रिएक्ट कराया तो NaCl प्लस वाटर रिलीज हुआ। इनके एप्लीकेशन क्या है, जैसे एग्रीकल्चर में आप लाइम का यूज करते हो टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल। जैसे लाइम क्या होता है आपका, CaCO3, ये याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लाइम बोलते हैं, स्लेग लाइम। और ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक सॉइल को। मेडिसिन में एंटी एसिड्स, जैसे कि एंटी एसिड मैंने आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, MgOH का होल ट्राइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एंटी एसिड की तरह एक्ट करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी इन द स्टमक। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कैसे होता है न्यूट्रलाइजेशन, इंडस्ट्रीज इफ्लुएंट द एसिडिक माइन ड्रेनेज। हाउसहोल्ड क्लीनिंग में बेस लाइक अमोनिया न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक रेजिड्यू। तो ये इसकी एप्लीकेशन पार्ट है न्यूट्रलाइजेशन की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाले एप्लीकेशंस लिख के आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एंटी एसिड लिखा है, उसके ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख दिया है, तो ये इंप्रेशन अच्छा देता है एग्जामिनर की तरफ। थ्योरीज क्या होती हैं एसिड एंड बेस की, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या था, 1923 में इन्होंने थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि ये एक इंडिपेंडेंट, जोनासन निकोलसन, ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मैरिन मार्टिन लॉरी, 1923, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर डिफाइन किया था कि एसिड्स एंड बेसिस का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स ट्रांसफर। एसिड जो होते हैं प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेसिस जो होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, तभी तो OH नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। की पॉइंट्स क्या हैं, जैसे प्रोटॉन कैसे ट्रांसफर होता है, द कोर आइडिया इज दैट एसिड बेस्ड रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द एसिड टू द बेस, क्योंकि ये डोनर है ये एक्सेप्टर है। ठीक है। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब क्या हो गया कि एक एसिड जो है वो H प्लस आयंस को लूज करेगा और बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, और बेस क्या करेगा, H प्लस आयन को जब एक्सेप्ट करेगा तो वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड्स। ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे HCl और वाटर का आपने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव बना एंड क्लोरीन डिसिपेट हो गया, तो यहाँ पे जो HCl है वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, H3O पॉजिटिव जो है वो कॉन्जुगेट एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, सॉरी रिमूव किया है ऑक्सीजन को, एक्सेप्ट किया है क्लोरीन हाइड्रोजन को, और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो कॉन्जुगेट बेस की तरह एक्ट कर रहा है। सिमिलरली एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ये बोथ एसिड एंड बेसिस की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि आपका वाटर, ये बेस भी होता है बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन और एसिड भी होता है बाय डोनेटिंग प्रोटॉन। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल्स का देखो, वाटर को जब आप HCl से रिएक्ट कराते हो तो H3O पॉजिटिव आयंस बनते हैं प्लस क्लोरीन बनता है, तो वाटर इसमें बेस की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब अमोनिया से वाटर को रिएक्ट कराते हैं तो अमोनियम बनता है NH4 प्लस, OH नेगेटिव आयंस होता है जो कि एसिड की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, एसिड बेस इक्विलिब्रिया फॉर्म करते हैं, जैसे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम ऑफ एसिड बेस्ड रिएक्शंस, जैसे कि एसिटिक एसिड इन वाटर, आप इसको रिएक्ट कराओ तो क्या होगा कि H प्लस यहाँ चला जाएगा तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। सिमिलरली बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दे रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स और बेसिस। ये कंसिस्ट करते हैं बफर सॉल्यूशंस, वीक एसिड्स होने चाहिए और उसके वीक कॉन्जुगेट बेस होने चाहिए, या फिर वीक बेस होने चाहिए और उसके कॉन्जुगेट एसिड्स होने चाहिए। एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड हो गया, अब सोडियम कार्ब एसिटेट हो गया, सोडियम एसिटेट आपका सोप में भी सपोनिफिकेशन में भी यूज होता है। ठीक है। बफर सॉल्यूशंस उनको बोलते हैं जिनमें वीक एसिड्स और उसके कॉन्जुगेट बेस हो, या फिर वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड्स हो। कॉन्जुगेट एसिड मतलब जो जो एसिड डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, जो एसिड डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को वो बन जाता है कॉन्जुगेट बेस, लेकिन जो गेन कर लेता है हाइड्रोजन को वो बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड्स। तो बफर सॉल्यूशन उन्हीं का कॉम्बिनेशन है। बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी एसिड बेस्ड रिएक्शंस, जिसके एग्जांपल्स क्या हैं, बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम इन ब्लड,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को जब रिएक्ट कराते हो तो HCO3 बनता है और फिर वो फाइनली डिसोसिएट होके HCO3 आयंस एंड H+ आयंस रिलीज कर देता है। लुईस की थ्योरी की थी वो क्या थी, 1923 में ये भी आए थे। इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि इनका नाम पूरा था गिलबर्ट एंड लुईस। इन्होंने क्या डिफाइन किया था कि जो एसिड और बेसिस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सचेंज करते हैं rather देन प्रोटॉन ट्रांसफर। H+ आयंस के ट्रांसफर के अलावा ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक्सचेंज करते हैं। अब लुईस एसिड का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, और लुईस बेस का मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। वहां पे बेस क्या कर रहा था, एक्सेप्ट, एसिड क्या कर रहा था, लूज। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट जो कर रहा है वो एसिड है, और बेस का मतलब हुआ जो पेयर को डोनेट कर रहा है या फिर जो डोनर है। इसके की पॉइंट्स देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एक्सेप्टर का मतलब क्या हुआ, इट फोकसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द बेस टू द एसिड्स। यहाँ बेस से एसिड में ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, बेस यहाँ पे डोनर है और एसिड यहाँ पे एक्सेप्टर है। इनका ब्रॉडर डेफिनेशन क्या है, दिस थ्योरी इनकम्पासेस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि दे डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोटॉन्स रेदर देन दे इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या उनके पेयर। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या हुआ, द इंटरेक्शन बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस ऑफन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें क्या कर रहे थे, हम एसिड बेस का रिएक्शन करा रहे थे तो सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, और बॉन्ड वेयर बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम थ्रू फ्रॉम द सेम एटम। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन के पेयर का, लेकिन सेम एटम के साथ। कैसे, द रिएक्शन बिटवीन द अमोनिया एंड द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 और अमोनियम हो गया आपका यहाँ पे लुईस बेस, क्योंकि ये क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन के पेयर को BF3 में, दैट इज लुईस एसिड में, टू फॉर्म NH3BF3। ठीक है, डोनेशन से एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले रहे हैं ये एक दूसरे के बीच में। इसके एप्लीकेशंस कैसे यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, जैसे कि इट इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे एग्जांपल इसका देखो, हेक्सा एक्वा कॉपर आयन। हेक्सा एक्वा कॉपर आयन को जब स्टडी करोगे तो आप इसको लुईस की थ्योरी का अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, जैसे बिटवीन टू एलिमेंट्स, जैसे कॉपर को हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो Cu, ये आपका हेक्सा एक्वा कॉपर आयन बन रहा है, दैट इज 2 इन पोजीशन। Cu2 पॉजिटिव इज अ लुईस एसिड वेयर इज वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज द लुईस बेस, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है तभी ये वाटर के सारे आयंस को फॉर्म कर पा रहा है यहाँ पर। कैटालिसिस में कैसे हेल्प करता है, मैंने कैटालिटिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एक्ट एज कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, जिसमें AlCl3 एक्ट करता है लुईस एसिड की तरह। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस हैज बीन आस्क्ड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है किस रिएक्शन में, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है वहां पर, जहां पे AlCl3 जो है वो एक्ट करता है लुईस एसिड की तरह। ठीक है, नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, लुईस थ्योरी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है, जो लुईस एसिड्स होते हैं उनको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जो लुईस बेसिस होते हैं इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इनका एग्जांपल देखिए, द रिएक्शन बिटवीन इथीन C2H4 एंड ब्रोमीन Br2। इसमें C2H4 जो है वो आपका एक्ट कर रहा है लुईस बेस की तरह, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के पेयर को लुईस एसिड में, जैसे कि Br2, एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमिनेशन और आयन इंटरमीडिएट। इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड है उसी को हम बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट, उनकी स्टेट को। ठीक है, तो Br2 और C2H4 के बीच के रिएक्शन जो होता है वहां पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस का कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो। अब कंपेयर अगर हम करें ब्रॉन्स्टेड लॉरी वर्सेस लुईस के कॉन्सेप्ट को, तो कैसे देखेंगे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की जो थ्योरी थी वो प्राइमरली प्रोटॉन ट्रांसफर के ऊपर थी, लेकिन लुईस की जो थ्योरी थी वो जनरली अप्लाई करती थी वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशंस पे, जहाँ केमिकल रिएक्शंस में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एटम्स, एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट था, बट दे डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोटॉन आयन एक्सचेंज, रादर दे इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सचेंज। एसिड बेस्ड रिएक्शन में कैसे होता है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ने क्या बोला था कि एसिड बेस इज जनरली डिफाइंड बाय देयर एबिलिटी टू डोनेट और एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स, वेयर इन्होंने क्या बोला कि इनकी एबिलिटी है कि ये कैसे डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को विद इन द सेम एटम। एग्जाम्पल कैसे है, some substances that are not acids or bases under Bronsted-Lowry definitions can be classified as acid or bases under Lewis definition.
ऐसे कोई सब्सटेंसेस जो ब्रॉन्स्टेड और लरी थ्योरी से नहीं डिफाइन हो पा रहे हैं कि ये एसिड्स हैं या बेसिस हैं, उनको लुईस की डेफिनेशन से डिफाइन किया गया है। जैसे कि BF3 इज अ लुईस एसिड बट नॉट अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बिकॉज इट डज नॉट डोनेट द प्रोटॉन आयंस। यहाँ पर तो क्या है, H प्लस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, OH नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन का कोई लेना लेन देन नहीं है, ऑक्सीजन का कोई लेन देन, ऑक्साइड्स का, OH नेगेटिव आयंस का कोई लेन देन नहीं है, वहां पर आपका लुईस कॉन्सेप्ट वैलिड होता है। अरेनियस थ्योरी क्या है? अरेनियस थ्योरी में ये बोलता है कि अरेनियस एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, अरेनियस बेस कौन से होते हैं जो इंक्रीज करते हैं OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को इन एनी एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड को जब आप डिसोसिएट कर रहे हो, H प्लस और क्लोरीन निकल रहा है, वेयर एज आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब निकाल रहे हो तो सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस निकल रहे हैं। इनकी लिमिटेशंस देखिए क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में ही सिर्फ। अरेनियस की थ्योरी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन से ही रिस्ट्रिक्टेड थी एंड ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं बिहेवियर ऑफ एसिड्स और बेसिस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये भी नहीं बता पाते हैं कि सब्सटेंसेस क्यों एक्ट करते हैं एसिड्स और बेसिस विदाउट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड OH नेगेटिव आयंस इन सोल्यूशन, जो कि आपका लुइस का कॉन्सेप्ट था। तो वो इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। अभी कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या होता है? इन एसिड बेस केमिस्ट्री कॉन्जुगेट पेयर्स और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर रेफर करता है उन स्पेशीज को जो ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय गेनिंग और लूजिंग द प्रोटॉन्स आयंस। दिस कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू द ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो बेस गेन कर लेता है प्रोटॉन को। कॉन्जुगेट बेस कौन सा होता है, वो एसिड जो लूज कर देता है प्रोटॉन को। ठीक है, ये हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ईच एसिड बेसिस रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द टू कॉन्जुगेट पेयर्स। ऑब्वियसली जब तक नहीं होगा तब कैसे रिएक्शन होगी। टू फॉर्म सच अ रिएक्शन दैट कैन बी रिटन एज, कैसे हम देखते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोराइड आयन के बीच के कॉन्सेप्ट देखें तो HCl यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और क्लोरीन यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की तरह एक्ट कर रहा है। वेयर एज अमोनिया एंड अमोनियम आयन को हम देखें तो अमोनिया जो है NH3 आपका, दैट इज कॉन्जुगेट बेस, एंड अमोनियम एसिड जो है आपका NH4 पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेट एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। अभी एसिटिक एसिड और एसिटेट आयंस में देखें, जहां पर H प्लस डोनेट हो गया है वहां पे आपका एसिड है, जहां पर बेस ने सॉरी H प्लस जहां पे एडेड है वहां पे आपका कॉन्जुगेट एसिड है, जहां पे H प्लस रिमूव हो गया है दैट इज योर बेस, कॉन्जुगेट बेस। अब तीनों के बीच का इक्विलिब्रिया, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू एंड आयनिक इक्विलिब्रिया। ये क्या होता है कि पीएच स्केल तो बहुत क्रूशियल है केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वेदर सम substance or solution is acidic or basic. It is also closely related to other concept जैसे कि POH, PKW and which helps to determine the ionic equilibrium in solution। कैसे हम उसे पता करते हैं कि कॉन्सेप्ट में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम है या नहीं है, आयंस का डिसोसिएशन है या नहीं है, और है तो वो क्या है, एसिड है, बेस है। स्पेशली दोज अकरिंग इन द एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस का सोल्यूशन जनरली वैलिड है अरेनियस कॉन्सेप्ट के साथ में। पीएच स्केल क्या होता है, हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि न्यूट्रल 7 पे होता है, 0 टू 7 आपका एसिडिक होता है, 7 टू 14 आपका बेस होता है। ये इंडिकेट करता है वैल्यूज। ठीक है, अब इसको हम निकालते कैसे हैं, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे H प्लस आयन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ मोल पर लीटर। ये याद रखिएगा कि ये मोल पर लीटर में है, अगर क्वेश्चन में आपसे यही लिखा हुआ है वर्ड तभी आप उसे कंसिडर करोगे, लेकिन अगर पर लीटर में नहीं दिया हुआ है तो आप पहले उसे लीटर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, रेंज इसकी 0 टू 14 है, ये मैंने ऊपर भी बढ़ा दिया है, बेसिक चीज है। अब एग्जाम्पल देखो, प्योर वाटर का आपका पीएच तो 7 होता है, पीएच आपका विनेगर का 3 होता है क्योंकि एसिडिक है, बेकिंग सोडा का पीएच आपका 9 होता है क्योंकि ये आपका बेसिक है। ठीक है, पीओएच स्केल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच आयंस कंसीडर करते हैं इन एनी सॉल्यूशन। इट इज सिमिलर टू द पीएच स्केल बट मोर फोकस्ड ऑन द बेसिसिटी, क्योंकि यहाँ पे ओएच आयंस का लेन देन है। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, ओएच आयन का लॉगरिथम लेते हैं जहाँ पे ओएच आयन हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी मोल्स पर लीटर में ही है। सेम ये चीज देख लीजिए, पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस log to the power p log to the OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। रिलेशनशिप अगर हम दोनों के बीच का निकालें, इससे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये तो मेंशन ही होता है। अगर आपका पीएच सॉल्यूशन 4 है देन इसकी पीओएच कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 4 माइनस 10,
14 तो 10 आ गई। सिमिलरली पीएच अगर सोल्यूशन आपका 9 है तो उसमें से माइनस कर लो तो आपका 5 आ गया। ये इस वाले एग्जांपल से डायरेक्टली हो जाता है, यही क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, दैट इज सो इजी। ठीक है, अब पीकेडब्ल्यू एंड आयनिक प्रोडक्ट्स ऑफ वाटर हम देखें तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम बोलते हैं केडब्ल्यू। इट इज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड द ऑक्साइड्स आयन। जो उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है मल्टीप्लीकेशन में, उसको हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोजन आयंस को पीकेडब्ल्यू में, उसकी आयनिक प्रोडक्ट को। अब वो क्या होता है, केडब्ल्यू जो होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है वो तो 1 × 10⁻⁻14 होता है एट 25 मतलब रूम टेम्परेचर पे। लेकिन केडब्ल्यू की हम ओ एच एन की कॉन्सेंट्रेशन देखें तो वो भी सिमिलर ही रहती है 1 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नाउ प्योर वाटर के केस में देखिए, जो H प्लस आयंस जो होते हैं और OH आयंस जो होते हैं वो न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, इज इक्वल्स टू 7 × 10⁻⁻7, क्योंकि न्यूट्रल है तो 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर हम कंसिडर करेंगे। इसका जो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है OH का ऑलवेज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻14 रहता है, रिगार्डलेस इधर सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। दिस इज इंपॉर्टेंट कि प्योर वाटर का रिगार्डलेस ऑफ एनी सोल्यूशन ये सेम ही रहता है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर सोल्यूशन एसिड भी है, बेसिक भी है और न्यूट्रल भी है उसमें। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये रेफर करता है उस स्टेट को जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सोल्यूशन रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम, तब हम उसको बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या हुआ, एक ऐसी स्टेबल पोजीशन जहां पे सारे आयंस के कॉन्सेंट्रेशन सेम होंगे एक ही टाइम पे। ठीक है, दिस अकर्स व्हेन द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल्स टू द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स आयंस। जितना डिसोसिएशन हो रहा है उतने ही आयंस फॉर्म हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, NaOH हो गया, ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो पार्शियली डिसोसिएट है, उसमें से सिर्फ H प्लस निकलेगा, यहाँ से सिर्फ एच नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, प्रॉपर ब्रेकेज नहीं हो रहा है, इसमें से सिर्फ डिसोसिएशन ऑफ प्रोटॉन्स या हाइड्रोक्साइड्स हो रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे बोलते हैं, जब एसिड डिसोसिएट करता है तो हम उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसमें के ए इज इक्वल्स टू एच प्लस अपॉन ए माइनस, सॉरी, एच प्लस ए नेगेटिव। ये आप फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम ऑफ एसिड या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, एच प्लस ए नेगेटिव डिवाइडेड बाई एच ए। ठीक है, ये हो गया। और बेस का हम कंसिडर करते हैं बी एच ओ एच नेगेटिव अपॉन बी। ठीक है, ये आपका बेस का हो गया। अब इसको निकालना है तो आप इसको लॉग लेते हो, पी पी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन या एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट को लॉग लेते हो उसका, और सिमिलरली आप लॉग लेते हो ओ एच नेगेटिव आयंस का या फिर बेस का। ठीक है, सेम ये वाली पोजीशन रखे। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे आप एग्जांपल ले लो HCl का, जब उसे कंप्लीटली डिसोसिएट करना है तो आप HCl को कंसीडर कर रहे हो 0.01, तो ये इसका जो आयंस का जो वेट हो जाएगा वो 0.01 मोल पर लीटर ही रहेगा। अब इसमें लॉग की वैल्यू रख दो आप, 0.01 की लॉग की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। सिमिलरली OH का आयन का रख दो आप, तो आपकी आ जाएगी 2। अब आपको न्यूट्रल निकालना है तो आप 14 में से माइनस करके देख लो तो वो आ जाएगा। ठीक है, वीक एसिड के साथ में क्या होगा, इसका हम अगर एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन निकालें KA and KB, और या बेसिक कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो आप इसकी वैल्यू रखो, Ka की वैल्यू यहाँ पे रखो, जैसे कि 0.1 आपने रखा है यहाँ पर, Ka की वैल्यू आपको ये दी हुई है, आप उस फॉर्मूले में पुट करके देख लो। यहाँ पे आपने CH3COOH की वैल्यू रखी जो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 0.1, यहाँ पर H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई आपका जो आयनिक कांस्टेंट दिया हुआ है ये। ठीक है, देखो आप यहाँ पे रख के के की वैल्यू रखी 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 0.1, ये आपका फॉर्मूला, और लॉग निकाल के आप डायरेक्टली पीएच की वैल्यू निकाल सकते हो उसके। ठीक है, सिंपल है, आपको इसी फॉर्मूले से सारे निकालने हैं। यहाँ पे अगर आपको आयनिक कांस्टेंट पूछा है, अगर आपको यहाँ पे बेस कांस्टेंट पूछा है डिसोसिएशन का, तो आप डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर दो, आपको सारी वैल्यूज वहां पे दी होंगी, और डिवाइडेड बाय आप उसका एसिड का जो भी वेट दिया हुआ है वो, और आप उसका पीएच निकाल लो, फिर सिंपल। ठीक है, बफर सोल्यूशन, हेंडरसन या हैसेलबर्ग ने क्या बोला था, बफर सॉल्यूशंस आर दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स और बेसेस आर एडेड। तब हेंडरसन एंड हैसेलब्लाच में बोला, इक्वेशन ने बोला था कि एसिडिक बफर्स कौन से होते हैं, जिसमें pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log टू द वैल्यू a नेगेटिव अपॉन Ha, और बेसिक सोल्यूशन क्या होते हैं, POH pKb प्लस log टू द वैल्यू BH अपॉन B बेस।
आपका कंसीडर करते हैं। इसके एग्जांपल्स देखो, आपसे ये इतना डिफिकल्ट पूछेंगे नहीं, आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू रख के फॉर्मूला पूछने की बोलेंगे। कैलकुलेशन में आपको सब कुछ दिया होगा, जैसे आपको एसिटिक एसिड का पूछा है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड की कॉन्सन्ट्रेशन उन्होंने ऑलरेडी 0.1 मोल दे दी। सिमिलरली सोडियम एसीटेट की आपकी दे दी। तो आपको क्या करना है, पीएच इसका कैसे निकालना है, आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, कितनी थी आपकी 4.76 इंटू 10, ये पहले आप निकालोगे, ठीक है। पीओएच में जो हमने यहाँ पे देखा था ना, इस फॉर्मूले से पहले आप वैल्यू को रख के यहाँ से निकालोगे। उसके बाद जब आप वैल्यूज को निकाल लोगे, तब आप यहाँ पे पुट करोगे, और फिर लॉग वैल्यू आपकी यहाँ पे दी हुई है दोनों की, ए नेगेटिव अपॉन एच ए, इस वाले फॉर्मूले से, तो आप उसकी वैल्यू को पुट कर दोगे। सिमिलरली ऐसे ही आपको 0.05 एम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइक एसिड सोल्यूशन दिया हुआ है, तो उसमें आप एच प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, फिर उसका पीएच में लॉग रख के डायरेक्टली निकाल दोगे, जो ऊपर हमने अभी देखा था उससे ही, के डब्ल्यू से, के ए से, के बी से, ठीक है। डिटरमाइन द पीएच ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड ammonia and 0.05 mole of NH4Cl, assuming that Kb for NH3 is इतना। इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है कि आप अज्यूम कर लीजिए कि इतना आपको बेसिक कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आप उसे हेंडरसन एंड हेसलबाल्च की इक्वेशन में रखोगे डायरेक्टली ये फॉर्मूले से, सारी वैल्यूज को सिमिलरली पुट कर दो और आपका डायरेक्टली पीओएच निकल आएगा। सेम ऐसे ही आपको डायरेक्टली वैल्यूज सिर्फ पुट करनी है, सब कुछ आपको वहां पे दिया ही होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको लॉग्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अभी इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट चेंजेस द कलर डिपेंडिंग ऑन द पीएच। दे आर यूजुअली वीक एसिड्स और वीक बेसिस एस्टैब्लिश्ड इन एनी इक्विलिब्रियम। जैसे एच आयंस है, तो एच प्लस आयन निकल आएगा। इन एसिडिक सोल्यूशन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट लेफ्ट कलर टू एच आयंस। इसमें क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम लिफ्ट कलर्स टू राइट, दैट इज कलर ऑफ आयन नेगेटिव। इंडिकेटर्स का जो भी कलर होता है वो निकलता है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? न्यूट्रल इंडिकेटर्स होते हैं, एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। न्यूट्रल इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? जो नेचुरली सोर्सेज से निकलते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, आपका लिटमस हो गया, कैबेज, रेड कैबेज हो गया, टर्मरिक हो गया। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो लेबोरेटरीज में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ब्रोमोथाइमोल ब्लू हो गया। ये जो आप खुद से ही प्रोड्यूस करते हो। ये वर्क कैसे करता है इंडिकेटर्स? Indicators can work undergoing a chemical change in the presence of an acid or a base. This change is often due to the addition or removal of hydrogen ions, which alter the structure of the indicator molecule and consequently its color. Indicators क्या होते हैं? चेंज करते हैं जब भी कोई भी सोल्यूशन में आप कोई भी आयंस को ऐड करो, तो उसकी पोजीशन, उसकी कंडीशनिंग चेंज कर देते हैं, स्ट्रक्चर भी चेंज कर देते हैं, और बेसिकली कलर चेंज कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेट इक्विलिब्रियम एंड कलर चेंज का मतलब क्या हो गया? मोस्ट इंडिकेटर्स होते हैं जो वीक एसिड्स और बेसिस होते हैं, वो एस्टैब्लिश करते हैं इक्विलिब्रियम इन अ सॉल्यूशन। जैसे एच इंडिकेटर्स है, तो एच प्लस प्लस इंडिकेटर्स निकल जाएगा। एच इंडिकेटर्स रिप्रेजेंट्स द प्रोटोनेटेड आयंस टू प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर विद एंड आयन रिप्रेजेंट्स द डी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ आयन। जैसे H प्लस तो आप समझ लो, जो आयंस होंगे वो ऑब्वियसली प्रोटोनेटेड होंगे क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स हैं, लेकिन जो प्रोटॉन्स नहीं है उसे हम बोलते हैं डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है? इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है? लेफ्ट की तरफ, ठीक है। शोइंग द कलर, देखो आप यही समझो, वही घुमा फिरा के सारे लोगों ने वही बात किया है। दिस इज योर न्यूट्रल। अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो आपका एसिडिक है, अगर राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो आपका बेसिक है, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन राइट की तरफ शिफ्ट होता है, शोइंग द कलर ऑफ इंडिकेटर, ठीक। अब इंडिकेटर्स के कलर देख लो, इससे क्वेश्चन पूछता है कि लिटमस जो है रेड होता है, इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू होता है, इन बेसिक सॉल्यूशन न्यूट्रल में वो पर्पल रहता है। फिनोप्थिलीन का कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, और पिंक शो करता है बेसिक सॉल्यूशन केओएच में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का क्या हो गया? रेड होता है इन एसिडिक सॉल्यूशन, ऑरेंज होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन के टाइम पे, येलो होता है आपका मिथाइल ऑरेंज बेसिक सॉल्यूशन के टाइम पे। और ब्रोमोथाइमोल ब्लू क्या होता है? येलो होता है आपका एसिडिक में, न्यूट्रल होता है आपका ग्रीन, और ब्लू होता है आपका बेसिक सॉल्यूशन। रेड कैबेज जूस जो होता है वो रेड तो होता है आपका एसिडिक में, पर्पल में न्यूट्रल होता है, ग्रीन टू येलो शिफ्ट शो करता है इन दी बेसिक सॉल्यूशंस। दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिकेटर पार्ट, नथिंग एल्स। एंड इसके यूजेस, पीएच मेजरमेंट कैसे होता है? कंपेयर करते हैं कलर चेंज को पीएच स्केल की वैल्यू में। यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव देता है कंटिन्यूअस कलर चेंज अक्रॉस द वाइड रेंज एरिया।
टाइट्रेशन में हेल्प करता है। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, इंडिकेट करता है क्या एंड पॉइंट आने वाला है। वो इंडिकेट इंडिकेट करता है किसी भी ट्रांजिशन को जो नियरली इक्विवेलेंट पीएच को शो करे। जैसे फिनोप्थलीन को जब आप स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड से करोगे तो ये वाले पर्टिकुलर कलर्स निकलेंगे। फील्ड या लैब टेस्ट में कैसे यूज होता है, क्विक टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक सिटी, क्विक टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिसिटी। न्यूट्रल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, रेड कैबेज जूस कंटेन एंथोसाइनाइन एंड कलर वेरीज फ्रॉम रेड पीएच, मतलब ये तो आप देख लो जनरल है, रेड कैबेज का कलर हमने ऊपर भी देख लिया। सिमिलरली टर्मरिक भी मैंने ऊपर दिखा दिया आपको कैसे चेंज करता है, येलो इन एसिड होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन, रेडिश बेसिक सोल्यूशन में होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ब्रोमो थाइमोल हो गया, ये आपके सिंथेटिक है जो मैन्युफैक्चर होते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, उनके पीएच आप यहाँ से चेक करते हो, उनके रेंजेस यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, न्यूट्रल बेस किस कलर का शो कर रहा है वो टेबल के फॉर्मेट में ऑलरेडी दे दिया है। अभी क्या है, राइट इंडिकेटर्स हम कैसे चूज करते हैं, पीएच की जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है कि वो कैसे चेंजेस शो कर रहा है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इंडिकेट करता है नियर न्यूट्रल रेंज, जैसे फिनोप्थलीन हो गया। वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हायर पीएच ट्रांजिशन शो करता है, एग्जांपल फिनोप्थलीन। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा अगर तो वो लोअर पीएच रेंज को शो करेगा, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया। नेचर ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इंडिकेटर शुड नॉट रिएक्ट विद सोल्यूशन कंपोनेंट्स। इसका नेचर होता है कि इंडिकेटर रिएक्ट नहीं करता है सॉल्यूशन कंपोनेंट्स के साथ में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने ऊपर दिखाई दिया, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में कैसे यूज करते हैं, मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में आप पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हो इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। मेडिकल में आप याद रख लो, यूरिन ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए इनको इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस कैसे हैं, व्हाई इज फिनोप्थलीन इज नॉट सुटेबल फॉर टाइट्रेटिंग ऑफ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। जैसे ट्रांजिशन रेंज करती है 8.2 टू 10 इज बियॉन्ड स्मॉल पीएच चेंज एट इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस, titration causing inaccurate endpoint detection. Similarly, how does the methyl orange indicates the endpoint titration? methyl orange change करता है red to orange and then yellow, हमने ऊपर देखा उसका pH भी change होता है 3.1 to 4.4 and titration के टाइम पे strong acid versus weak base में देखा जाए तो equivalent point fall करता है इसी range के बीच में, so the color changes signals the indicating point. इसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के एडवांटेजेस क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूस कलर चेंज अक्रॉस अ वाइड पीएच रेंज, जैसे 1 से 4 के बीच में, गिविंग मोर प्रिसाइज पीएच एस्टिमेट एंड सिंगल इंडिकेटर्स विद नैरो रेंजेस। अब सिमिलरली इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली कैसे आए हैं वो आप देख लीजिए कि डिफाइन करिए एसिड्स एंड बेसिस को अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एंड व्हाई द ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई एंड ब्लू लिटमस पेपर बट aqueous हाइड्रोक्लोराइड एसिड डज। और इसकी एक केमिकल इक्वेशन भी आपको लिखनी है फॉर सपोर्टिंग योर आंसर। तो सिंपलली आप डिफाइन कर दोगे अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद आप डिफाइन कर दोगे अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटमस टेस्ट क्या होता है, डाई हाइड्रोजन क्या होता है एंड ये डज नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर टू ब्लू HCl सोल्यूशन। मतलब ये बेसिक चीज ऊपर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप एक केमिकल इक्वेशन दोगे एंड देन कंक्लूड करोगे। डू नॉट राइट द कंक्लूजन एज हेडिंग एंड डू नॉट राइट इन introduction definitions as heading, it is not mandatory because it is already understood, तो unnecessary space occupy करने की जरूरत नहीं है। similarly go for the हिंदी part as well, जिससे हिंदी में भी लिखना है उसके लिए। पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल के सोल्यूशन कैसे हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में एसिड और बेसिस को, और इसके रीजन को एक्सप्लेन करना है कि अगर जब एसिड रेन होती है तो वो क्यों हार्मफुल होती है मॉन्यूमेंट में। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल क्यों रेड एसिड रेन की वजह से येलो टर्न हो रहा है, तो उसका एग्जांपल आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। उसका मार्बल क्यों चेंज हो रहा है, ये पीएच स्केल की जो मैंने ऊपर बात की थी, जो आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में इस तरीके से ड्रॉ करके आ सकते हो नॉर्मली। फिर आइडेंटिफाई कैसे करोगे पीएच को, उसके बारे में लिखोगे। एसिड रेन क्यों हार्म कर रही है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है और वो क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दो कंपोनेंट होते हैं एसिड रेन के, जो मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा था। कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं सोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो डैमेज करते हैं मॉन्यूमेंट को। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड तीनों चीजें प्रोड्यूस होती हैं। सिमिलरली हिंदी वाले यहाँ से देख सकते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, इसकी एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है और एक एग्जांपल देना है आपको जहाँ पे आप वॉशिंग सोडा का डेली में यूज करते हो। सेम आपको यहाँ पे ऐसे करके आप डायग्राम्स भी ड्रॉ करके आ सकते हो फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन पार्ट। इसमें स्टेप्स आप लिख के आओगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो यहाँ पे पॉज करके जिसको देखना है वो देख सकता है। उसके बाद आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो फॉर दी सॉल्यूशन पार्ट। यूजिंग यूजेस आप दिखा सकते हो कहाँ पे यूज करते हैं, ग्लास में, डिटर्जेंट में, ठीक है।
हिंदी वाले भी यहाँ पे पॉज़ करके हिंदी वाला देख सकते हैं। सॉल्ट को डिफाइन करना है, हाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिफर्स फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट इन टर्म्स ऑफ केमिकल नेचर एंड इट्स यूजेस, और एक केमिकल रिएक्शन देखनी देनी है आपको उसके साथ में। दिस इज योर इंट्रोडक्शन बॉडी। सिमिलरली यहाँ पे टेबल फॉर्म कर दी। तब हाउ ब्यूटीफुली यू कैन डू इट, यहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्टली। सिमिलरली आप हिंदी वाला देख लो। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स और उनके डिफरेंशिएशन बताने हैं, कैसे वो हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में बेसिक एंड एसिडिक सॉल्यूशन को, वो आप दिखा सकते हो। ये पॉज करके आप इसके आंसर चेक कर लो और वहां से आप लिख सकते हो डायरेक्टली कैसे लिखना है, बहुत लिमिटेड वर्ड में। और यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी की रेंजेस लगाई हैं फॉर द बेटर डिफरेंशिएशन, तो आप यहाँ से देख सकते हो कैसे डिराइव हुआ है, कौन मैन मेड होता है कौन नहीं होता है, और ये आप डायग्राम्स भी ऐसे ड्रॉ करके आ सकते हो। ठीक है। नाउ द केस स्टडी क्वेश्चंस विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कोई स्टूडेंट है वो पीएच टेस्ट करना है उसे डिफरेंट सॉल्यूशंस का, तो उसकी वैल्यू सॉल्यूशन ए की 0 है, बी की 7 है और सी की 10 है, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा एसिडिक है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें एग्जाम्पल जरूर लिख के आना तीनों पार्ट में, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी तो क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, सिंपल है। आप बता दोगे कौन सा स्ट्रांगली एसिड है कौन सा स्ट्रांगली बेसिस है, उसके एग्जाम्पल्स दे दोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर मेंशन करके आएगा फॉर द बेटर आंसर राइटिंग पार्ट। सिमिलरली सेकंड केस स्टडी है, डाइजेशन के टाइम में स्टमक प्रोड्यूस करता है HCl गैस को, लेकिन समटाइम्स क्या होता है एसिड कॉज करता है इंडाइजेशन। उसका रीजन क्या है, उन सबके रीजन आपको 119 में या 2 लाइन में लिख के आना है और एग्जाम्पल्स देना है। आप पॉज करो, क्वेश्चंस पढ़ो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से आंसर राइटिंग करो, डायग्राम्स को ऐसे ही ड्रॉ करके आओगे तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। सिमिलरली द हिंदी वन ऑल्सो ऐसे ही फॉर्मर ऐड करता है क्विक लाइम को क्या बोलते हैं, CaCO3 हमें ऊपर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, देखो ना एसिडिक सॉल्यूशन जब भी क्विक लाइम ऐड करते हैं हम एसिडिक टू एसिड सॉइल बिफोर कल्टीवेशन, ये इसका रीजन क्या है,